देश के सभी भाइयों और बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस वेबिनार में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं हमारे देश में फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है। करीबन 97 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हमारे देश में है। हमारे देश का आम पूरे विश्व में मशहूर है। हमारे देश का केला उत्पादन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अनार जैसा फल बहुत अच्छी तरह से होता है। संतरा मौसम्बी जैसा फल हम बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन जब आप सब भाई मार्केट में जाते हैं तो हमारे मन में एक आशंका होती है। जब हम फल खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का इम्पोर्टेंट हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा है। फल खाने से इम्यूनिटी निर्माण होती है, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, फल खाने से सारी प्रकृति की जो भी प्रक्रिया है, हेल्थ के सारे इश्यूज हैं, इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने का काम फल करता है। और इसीलिए पूरे विश्व में यदि हम देखेंगे तो आज के ट्रेंड में हम जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो समझ में आता है कि हर जगह फल खाने के तरफ का जो ट्रेंड है ये बढ़ते जा रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोथ का कंजप्शन बढ़ा है। हर जगह सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने इस बात को पहले से और अभी मॉडर्न युग में भी ये अप्रूव किया है कि फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, फल खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, फल खाने से कोविड-19 से लड़ने की शक्ति मिलती है। ये सब हमें न्यूट्रिशनलिस्ट, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट, सारे साइंटिस्ट सब बता रहे हैं। और इसी के कारण हमारे यहाँ फलों के गाड़ियों के ऊपर, फ्रूट स्टॉल के ऊपर, ग्रोसरी शॉप के ऊपर हमारे देश के नागरिक, हमारे सब भाई बहन हमेशा फल लेने के लिए जाते हैं। लेकिन हर वक्त आपके मन में एक आशंका होती है, हर वक्त आपके मन में एक शंका होती है कि ये जो फल मैं खरीद रहा हूँ क्या ये सेफ है, ये सुरक्षित है, हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होते हैं। आपके मन में और भी सवाल होता है। अभी आम का सीजन चल रहा है। अप्रैल मई जून 3 ही महीना साल में आम मिलता है। नॉर्थ के आम कुछ जुलाई एंडिंग तक चलते हैं। आम का समय आया कि फिर से एक चर्चा होती है, बात सामने आती है और हमेशा हम सोचते हैं कि क्या ये कार्बाइड से पकाया है, क्या ये केमिकल से पकाया है। जब हम एकदम पीला केला देखते हैं तब हमारे मन में शंका होती है कि क्या ये केमिकल राइप है या ये स्वस्थ है, कुदरती है, नेचुरल है। इस प्रकार के बहुत सारे विषय, बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में होती हैं। हम ये नहीं जानते कि इसका साइंटिफिक तरीका क्या है। हमें इस बात को समझ लेना है कि फल पकाने की जो सिस्टम है, जो साइंस है, शास्त्र है, ये शास्त्र क्या है। हर पीला फल ये किस प्रकार का होता है। हम जब देखते हैं तो पपीता हो, ऑरेंजेस हो, इसके लिए भी आर्टिफिशियल राइपनिंग, साइंटिफिक राइपनिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो साइंटिफिक राइपनिंग है, ये जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है, इस राइपनिंग का रोल क्या होता है। तो हमें जब हम पारंपरिकता की बात करते हैं और जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है फलों को आर्टिफिशियल राइपनिंग चेम्बर्स में, कोल्ड स्टोरेज में इसमें पकाना, ये बहुत ही कुदरती और बहुत पुरानी बात है। हमारे देश में ये शास्त्र आज से 30 साल पहले विकसित नहीं था और इसीलिए इन बातों का हमें पता नहीं था।
दुर्भाग्य की बात आज ये भी है कि हमारे अच्छे पढ़े लिखे जो भी नागरिक है, पढ़े लिखे स्टूडेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इन चीज़ का कई बार पता नहीं होता है। और बहुत बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के फल के फोटोग्राफ्स आते हैं और उसके नीचे लिखा रहता है कि ये कुदरती राइपनिंग है और ये आर्टिफिशियल राइपनिंग है, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों को यदि हमें समझना है तो आज इस वेबिनार में आप सब लोगों को कम से कम आधा घंटा आपको जुड़े रहना है। तीसरी बात आप ध्यान में लेंगे कि इसमें जो भी ये साइंटिफिक राइपनिंग का जो तरीका है, इसके बेनिफिट क्या है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो बेनिफिट यह है कि जब हम साइंटिफिक राइपनिंग करते हैं तो कंट्रोल कंडीशन होती है। आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या कंडीशंस है। लेकिन इससे फल जो होता है, इसका जो ऊपर वाली साल होती है, टेक्सचर होता है, पील होता है, ये बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव रहता है। ये फल जो हरा है उसका कलर बदल के अच्छा अट्रैक्टिव कलर निर्माण करता है। ये फल का एरोमा जो है, सेंट जो है, फ्लेवर जो है, एरोमा और फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। तीसरी बात आप देखेंगे, फल के अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज के कारण फल में जो भी स्टार्च है, ये स्टार्च का शुगर में कन्वर्शन होता है, इसलिए फल अपने को मीठा लगता है। आखिर में आप देखेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, ग्रोसरी शॉप में जाएंगे, फ्रूट स्टॉल पे जाएंगे, यदि फल को अच्छा कलर नहीं है तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए कस्टमर की जो अपील है, उस अपील को आर्टिफिशियल राइपनिंग, साइंटिफिक राइपनिंग उसको बढ़ाता है। तीसरा आप देखेंगे, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बदलती है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इंप्रूव होती है, क्योंकि उसके अंदर की, फल के अंदर की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटी को मोटिवेट किया जाता है और इसके कारण फल जो है खाने के लिए अच्छा होता है, टेस्ट के लिए अच्छा होता है, उसमें अच्छा स्वीटनेस होता है। दूसरी बात यह है कि हमें क्यों राइपनिंग करना है, हमें फल को साइंटिफिक तरीके से क्यों पकाना है। उसका कारण है कि सारे जो फल होते हैं, ये सारे फल अपने आप नहीं पकते हैं और इसीलिए जो फल अपने आप नहीं पकते हैं, उन फलों को क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहा जाता है और दूसरे जो फल होते हैं उसको नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट कहा जाता है। मतलब जो फल पेड़ पे ही पकते हैं और जो फल तोड़ने के बाद में पकते हैं, जो फलों को पकाने के लिए एक राइपनिंग एजेंट की, एक राइपनिंग ट्रिगरर की जरूरत होती है, ऐसे क्लाइमेटेरिक जो फ्रूट होते हैं, उस फ्रूट के लिए बाद में राइपनिंग करना ये जरूरी होता है। तीसरी बात, ये जो क्लाइमेटेरिक फ्रूट होते हैं जो तोड़ने के बाद पकते हैं, इसके लिए हमें ग्रीन हार्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब फल जो होते हैं, फल को हम जब वो मैच्योर्ड हो जाता है लेकिन पका नहीं होता है, तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, निकालते हैं। उसका कारण ये है कि मान के चलिए केला यहाँ से दिल्ली भेजना है, मान के चलिए पपीता यहाँ से दिल्ली भेजना है, मान के चलिए आम यहाँ से पंजाब भेजना है। कोई भी फल जब लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना है और जब फल जब पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो ऊपर वाली पील है, वो सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होने के कारण वो खराब होने की, कूचने की, रॉटिंग होने की संभावना होती है, अच्छे कंडीशन में डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है। और इसके लिए जो क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट है, उस फलों को पहले मैच्योर होने के बाद में हार्वेस्ट किया जाता है, डेस्टिनेशन में पहुंचाया जाता है और उसके बाद में जो ग्राहक जहाँ है, मार्केट जहाँ है, मान के चलिए कि यहाँ से अभी धारवाड़ से या रत्नागिरी से या चिपड़ून से या राजागढ़ से या बलसाड़ से केसर जा रहा है, महाराष्ट्र से हापुस जा रहा है, दिल्ली में पहुंच रहा है, तो उसको हम यहाँ से राइप करके नहीं भेज सकते। मार्केट यदि दिल्ली में है, पंजाब में है, जम्मू में है,
तो हमें वहाँ पे फलों को पका के फिर फ्रूट स्टॉल के ऊपर, ग्रोसरी शॉप के ऊपर, मॉल के ऊपर पहुँचाना पड़ता है। और इसलिए जो फल मैच्योर्ड तोलने के बाद में जब उनको बाद में पकाया जाता है, ऐसे फलों के लिए हमें साइंटिफिक राइपनिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे आप देखेंगे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, पीच है, प्लम है, पियर है, एप्रिकॉट है, एवोकाडो है, ब्लूबेरी है, पैशन फ्रूट है। देयर आर मेनी फ्रूट्स लाइक दैट, n नंबर ऑफ फ्रूट्स आर देयर, बिग लिस्ट इज देयर, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन दूसरे जो फल होते हैं जिनको पकाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे फल यदि हम देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। स्ट्रॉबेरी है, स्पेसिफिकली आपके मंडारिन्स है, मतलब संतरा है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है। ये जो फल है, इन फलों को हमें पकाने की, बाद में पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाद में पकते भी नहीं हैं। इन फलों को पेड़ पे ही पकाया जाता है और इसीलिए इनको राइपनिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर ये जो राइपनिंग एजेंट होता है, तो राइपनिंग एजेंट कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि हमने देखा नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स की हम बात करते हैं, आगे हम देखेंगे कि संतरा जैसा जो फल है, आम जैसा जो फल है, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी राइपनिंग के स्टेजेस है। हमने मैच्योर आम तोड़ा, फिर 1 से 6 दिन में किस तरह से वो हरे से पीला हुआ। तो ये जो सारी सिस्टम है, ये साइंटिफिक तरीके से, मतलब 90 से 100% राइपनिंग होने के लिए उसमें कलर डेवलपमेंट, शुगर डेवलपमेंट, स्वीटनेस डेवलपमेंट, अरोमा डेवलपमेंट, ये सब करने के लिए हमें साइंटिफिक राइपनिंग की जरूरत होती है। जब हम आम के बारे में साइंटिफिक राइपनिंग की बात करते हैं तो आगे आपको बताते हैं। ये पपीता आप देखिए, जब पपीता हमने मैच्योर्ड पपीता फील्ड से निकाला है, ऊपर वाला आप पपीता देख रहे हैं, उसके ऊपर वो हरा है, उसके ऊपर पीली छटा आई है, और इस प्रकार की जो छटा हरे पपीते पे पीली छटा आती है तो इसको मैच्योर्ड कहा जाता है। अभी ये मैच्योर्ड पपीता यदि हम तोड़ते हैं और इसको आर्टिफिशियल साइंटिफिक राइपनिंग करते हैं तो इस प्रकार का 80 से 100% राइप पपीता आपको मिलता है। तो ये जो एजेंट है और ये जो कंडीशंस है, जब हम फल लाते हैं, फल पकाने से पहले की जो बात हम करते हैं वो होती है कि बहुत टाइम फलों को स्टोर करना पड़ता है, फलों का पल्प टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, उसको फ्रेश रखना पड़ता है। और इसलिए जो बड़े बड़े राइपनिंग चैम्बर हमारे देश में लगे हैं, यदि उस राइपनिंग चैम्बर में आप देखेंगे तो इस प्रकार के हर प्रकार के फ्रूट्स को कंट्रोल करने का और उस प्रकार के उसको कंडीशंस देने का, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, और इस प्रकार से हम उसको स्टोर कर सकते, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से हम उसके पील को फ्रेश रख सकते, हम उसके मॉइस्चर लॉस को कम कर सकते। तो इस प्रकार से पकाने से पहले इन फलों को हमें संभालना होता है। तीसरा आप देखेंगे कि ये स्वीट ऑरेंज है, मंडारिन है, ये जो फल है ये तो पेड़ पे ही पक जाता है, लेकिन बहुत बार जब इस फल को मैच्योरिटी के समय, पकते समय, जब वातावरण में तापमान कम नहीं होता है, 20 डिग्री से नीचे तापमान नहीं आता है, तो हमें यह दिखेगा कि मौसम्बी जो है या संतरा जो है वो हरा ही रहता है। हालांकि यदि हम वैलेंसिया वैरायटी की बात करें, जो जैन इरिगेशन जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हम पेरा की बात करें, हैमलिन की करें, नटाल की करें, सारी जब प्रजातियों की बात हम करते हैं और इसी प्रजातियों को हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, वैलेंसिया में देखते हैं, स्पेन में देखते हैं, ब्राजील में देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बढ़िया कलर, ऑरेंजेस को एकदम ऑरेंज ऐसा कलर आए हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बार ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि आबोहर का किन्नो, सिरसा का किन्नो, श्री गंगानगर का किन्नो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जब फ्रूट मैच्योरिटी पे है तो वहाँ उसको मैच्योरिटी के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, कलर डेवलपमेंट के लिए, पिगमेंट डेवलपमेंट के लिए, कैरोटीनाइड डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ मिलता है।
और इसीलिए संतरा मौसम्बी को, पाइनएप्पल को यदि पकाने के लिए, स्ट्रॉबेरी को पकाने के लिए शास्त्रीय राइपनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्री ग्रीनिंग की ज़रूरत है। मतलब ये जो फल हरा है, इस हरे फल को बहुत बार हमारे नागरिक, बहुत बार कस्टमर ये सोचते हैं फल खरीदते समय कि ये मौसम्बी तो हरी है, ये तो कच्ची होगी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये मौसम्बी राइप है, मैच्योर है, लेकिन इसका कलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इसीलिए इसमें भी 3 ppm का जो इथिलीन होता है, उस इथिलीन को यूज करके हम डी ग्रीनिंग कर सकते हैं। अभी एक बात यहाँ पे फिर से हम आपको बताएंगे कि ये जो फल होते हैं, फल राइपनिंग के तरीके हम देखेंगे। फल राइपनिंग के तरीके यदि आप देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि जो फल हम आज खा रहे हैं ये किस प्रकार से पकाए जाते हैं, क्या साइंटिफिक तरीका क्या है, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ केले का उदाहरण लीजिए, आम का उदाहरण लीजिए, ये बहुत ही पुराने तरीके से पकाया जाता था। इसके पहले एक कोठे के कॉर्नर में फलों को रखा किया करते थे, उसके ऊपर गोबर लगाते थे, गोबर से उसको पैक कर लेते थे, उसको एक छेद रखा करते थे और उस छेद से जो गोबर खाद से बनी हुई गौरी है उसको लेके, उसको जला के, धूर करा के फलों के अंदर धूर छोड़ा जाता था। तो क्यों ये धूर छोड़ा जाता था? क्योंकि ये भी राइपनिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता था, इसमें जो आर्सेनिक है उसके भी ट्रेसेस होते थे और इसके कारण नॉर्मल तरीके से, पुराने तरीके से फलों को पकाया जाता था। लेकिन उसमें आप देखते थे उसके बाद में दूसरी सिस्टम आई जो कि हमारे देश में बैन है, बहुत सारे देश में बैन है। जब इथिलीन का शोध 1991 में जब लगा, जो डिमिटी नाम के रसिया के शास्त्रज्ञ थे, इन्होंने इथिलीन का शोध लगाया और जब उन्होंने ये समझ में आया, ये काम करते करते उनको 30 साल लगे और करीबन 1930 के दरम्यान उनके ये रिकमेंडेशंस में आया कि इथिलीन ये फल पकाने का एक बहुत ही नेचुरल और अहम तरीका है। ये करते समय, इसके पहले हमारे देश में आज से 30 साल के पहले की बात हम देखते हैं, बनाना की बात देखते, आम की बात देखते, पपीता की बात देखते, तो हर जगह कैल्शियम कार्बाइड यूज किया करते थे। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये बैन है। फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन एक्ट जो होता है 1955 धारा 44EA के तहत कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने के लिए यूज करना बैन है। इसका ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसके कारण हमारे यहाँ कैल्शियम कार्बाइड से अभी के ज़माने में, इस साइंटिफिक युग की बात हम करेंगे तो आप देखते हैं कि कहीं भी आज केले जैसे फल में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत बार जो राइपनिंग करने वाले होते हैं, कोठे वाले होते हैं, इसको यूज करते थे। लेकिन जब ये विषय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समझ में आया तो करीबन 2006-07 के बाद में राइपनिंग चेंबर इस कॉन्सेप्ट को हमारे देश में प्रमोट किया गया और राइपनिंग चेंबर ये NHB के माध्यम से, NHM के माध्यम से, APEDA के माध्यम से बहुत सारे फ्रूट ट्रेडर्स को उपलब्ध हुए, किसानों को उपलब्ध हुए, उसको सपोर्ट मिला और एक साइंटिफिक राइपनिंग जो है, इस तंत्रज्ञान को देश में बढ़ावा मिला। जब राइपनिंग चेंबर ये छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए भी अफोर्डेबल हो गए तो अपने आप 1955 में जो कायदा बना था, लेकिन 2010 साल तक इस कायदे के ऊपर जो ट्रेडर्स है, पकाने वाले हैं, वो ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनको इतना बड़ा चेंबर लगाना परवड़ता नहीं था और उस प्रकार की तंत्रज्ञान और उस प्रकार का असिस्टेंट उपलब्ध नहीं था और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन कार्बाइड ये बैन है।
कार्बाइड यूज नहीं करना चाहिए। कार्बाइड ये कार्सियोजेनिक है, कार्बाइड से नौसिया होता है, स्टमक में तकलीफ होती है और बॉडी के ऑक्सीजन कम होके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है और इसके कारण हेल्थ हजार्ड होने के कारण कार्बाइड को 1955 में हमारे देश में और विश्व के बहुत सारे कंट्री में उसको बैन किया है। फिर दूसरा साइंटिफिक तरीका क्या है? दूसरा साइंटिफिक तरीका है इथिलीन का इस्तेमाल करने का। इथिलीन ये प्लांट ओरिजिनेटेड हार्मोन है। इथिलीन ये प्लांट ओरिजिनेट होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसीलिए पूरे विश्व के अंदर इथिलीन जो है ये वर्ल्ड वाइड फ्रूट पकाने के लिए, साइंटिफिक तरीके से पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी का सब जगह इसका रिकमेंडेशन फल पकाने के लिए किया जाता है। अभी हम देखेंगे इसके जैसा इथिलीन जैसा और दूसरा एक केमिकल है जिसको हम इथापॉन कहते हैं और इथापॉन भी ये इथिलीन और फास्फोनिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन है जिससे जो इथिलीन को निर्माण करता है और इसीलिए कई जगह इथापॉन भी यूज किया जाता है। इथापॉन की जो मात्रा होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये कम से कम हम आपको बताएंगे कि इथापॉन यूज करना होता है तो कम से कम 1000 ppm का इथापॉन यूज किया जाता है। लेकिन इथिलीन जो है, जो इथिलीन ये जो द्रावण है या इथिलीन गैस है, ये साइंटिफिकली राइपनिंग के लिए परमिटेड है और ये इथापॉन जैसा ही है, लेकिन इथापॉन से बेटर जो है ये इथिलीन है। और इसीलिए जब हम फलों के पकाने की बात करते हैं इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है। हर प्रकार का फल, उसका मैच्योरिटी इंडेक्स, उस प्रकार उसकी स्टेज, उस प्रकार का सीजन, कौन से सीजन में हार्वेस्ट हो रहा है, उसको कच्चा पक्का कैसे हार्वेस्ट किया है, वातावरण कैसा है, इसके ऊपर हमें इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत हम फल के हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं। यदि आप देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सारे जो फ्रूट है तो 100 से 150 ppm इथिलीन हमें यूज करना पड़ता है। मतलब 100 से 150 ppm इथिलीन का जो द्रावण है या जो राइपनिंग चेम्बर्स है, आगे हम आपको बताएंगे, उसमें जो इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है ये 100 से 150 ppm का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। एट द सेम टाइम हर फ्रूट के राइपनिंग के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है। कितना समय हमें इथिलीन देना है इसका भी टाइम होता है। जैसे कि हम बनाना की बात करें तो 24 आवर कम से कम हमको इथिलीन एक्सपोज करना है। आम की बात करें तो 12 से 24 घंटा हमें करना है और इसी प्रकार से राइपनिंग का जो टेम्परेचर होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर और इथिलीन का प्रमाण ये राइपनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मेंटेन यदि हम नहीं करते हैं तो हम इथिलीन यूज करके भी अच्छा क्वालिटी का, अच्छा कलर का, अच्छा अट्रैक्टिव फ्रूट निर्माण नहीं कर सकते। और इसीलिए सब जगह आप देखेंगे कि बनाना जो होता है इसका राइपनिंग का टेम्परेचर कम से कम 15 से 18 डिग्री होता है क्योंकि ये चिलिंग को ससेप्टिबल है। 12 डिग्री के नीचे हमें जाने नहीं देना पड़ता है और इसीलिए 18 डिग्री का जो टेम्परेचर है ये राइपनिंग के समय रखना पड़ता है। दूसरी बात आप देखेंगे 80 से 90% की हमें ह्यूमिडिटी रखनी पड़ती है। और तीसरी बात आप देखेंगे आपने फल पका लिया, उसका स्टोरेज करना है तो स्टोरेज का टेम्परेचर हर फल का डिफरेंस है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑरेंज के लिए कम से कम 5 से 9 डिग्री का टेम्परेचर होता है और वही बनाना के लिए 13 से 14 डिग्री का होता है और वही मैंगो के लिए 13 से 14 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से हर एक फल का स्टोरेज टेम्परेचर अलग होता है, राइपनिंग का टेम्परेचर अलग होता है, इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। इस प्रकार से हमें पकाने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान में लेनी पड़ती है। जो राइपनिंग चेम्बर जिसके अंदर हम इथिलीन जनरेट कर रहे हैं, यदि आप देखेंगे आपको मैं बताऊंगा, ये जो ट्रेडिशनल वे की बात हम कर रहे थे, ये ट्रेडिशनल वे की बात जब हम करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से साइंटिफिक राइपनिंग और ट्रेडिशनल राइपनिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है।
तो ये सब करते समय, साइंटिफिक राइपनिंग करते समय हमें जिस प्रकार के वातावरण की जरूरत है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। चेंबर का जब एक फोटो में चेंबर की आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको बताता हूं। अभी आम का सीजन चल रहा है। आम के सीजन में आप लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में आम घर पे ही तोड़ा किया करते थे, उसमें घास में डालते थे, पैडी स्ट्रॉ में डालते थे और हम आम को पकाते थे। तो ये आम कैसे पकते थे? ये आम, एक आम जब पक जाता है तो वो इथिलीन को जनरेट करता है और एक पका हुआ आम दूसरे कच्चे आम के साथ में हम एयरटाइट करके रख देते हैं तो वो दूसरे आम को पकाने के लिए मदद करता है। इस प्रकार से हर घरों में आम पकाया जाता था। लेकिन फिर आम को भी साइंटिफिक राइपनिंग करने का तरीका क्यों सामने आया? इसलिए सामने आया कि जब इस प्रकार से, ये आप देखिए कि जो चीज मैं आपको बताया कि कैल्शियम कार्बाइड ये बैन है और फिर भी इस प्रकार से कैल्शियम कार्बाइड आम में रखा किया करते थे और उसी से आम पकाया जाता था। लेकिन जब हम साइंटिफिक तरीके की बात करते हैं तो आम जब नेचुरल वे से इस प्रकार से पकता था, आज साउथ की जो वैरायटी है, इलायची है, पुअन है, रस्ताली है, वो अपने आप पेड़ से निकालने के बाद में पकती है। हर फल का रेस्पिरेशन रेट, श्वासोश्वास करने का रेट और उससे इथिलीन जनरेट करने का जो रेट है ये अलग अलग होता है और इसीलिए इथिलीन जनरेशन जैसे हर एक फल का अलग अलग होता है, इसलिए उसकी राइपनिंग अलग अलग तरीके से होती है। तो ये किस प्रकार की होती है? जब हम नेचुरल वे से उसको रख देते हैं, केला हमने नेचुरल वे से रख दिया, आम हमने नेचुरल वे से रख दिया, पपाया हमने नेचुरल वे से रख दिया, तो क्या होता था? होता यह है कि कुछ केले पहले पकेंगे, कुछ आम पहले पकेंगे, कुछ पपीता पहले पकेंगे। तो जो पकने की प्रक्रिया है, जो राइप होने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अनइवन होती है। कुछ अभी राइप होगा, कुछ कल राइप होगा, परसों राइप होगा और इसीलिए जो फल की मार्केटिंग करनी है, ये फल की मार्केटिंग अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते। जो ग्राहक को हमें आम देना है वो यूनिफॉर्म राइप वाला देना है ताकि वो 2 दिन में उसको खाए, 3 दिन के अंदर उसको खाए, सब आम या 1 या 2 दिन में राइप हो। और इसीलिए साइंटिफिक राइपनिंग का तरीका पूरे विश्व के अंदर पॉपुलर हुआ। उसका कारण यह है कि जब हम साइंटिफिक राइपनिंग करने गए तो आम का कलर अच्छा आया, उसको फ्लेवर अच्छा आया। जब इथिलीन से आम पकाया जाता है, ये इथिलीन जनरेटर है जो राइपनिंग चेंबर में रखा जाता है, इसमें इथिलीन का द्रावण डाला जाता है और ये इथिलीन के गैस को बाहर डालता है, जो 100-150 ppm का गैस हम चेंबर में मेंटेन करते हैं। जब इथिलीन जनरेटर से, जब साइंटिफिक वे से हम राइपनिंग करते हैं और एक रूम के अंदर यदि 2 kg अल्फांसो मैंगो आपके घर के अंदर है तो चौथे 5वें दिन आपके घर के अंदर अल्फांसो की ऐसी महक आएगी कि सब लोगों को समझेगा कि यह अल्फांसो आम रखा गया है, यह केसर आम रखा गया है, क्योंकि ये फ्लेवर को इंप्रूव करता है, ये कलर को इंप्रूव करता है, ये शुगर का डेवलपमेंट करता है, स्टार्च का कन्वर्शन शुगर में करता है, स्किन का अपील अच्छा रखता है। तो जो भी मॉल है, सुपरमार्केट है, ग्रोसरी शॉप है, फ्रूट स्टॉल है, जहां भी हमारा ग्राहक, जहां भी खाने वाला इंसान जब वहां फल लेने के लिए पहुंचता है, यदि उनके पास एक अनराइप, एक राइप, एक आधा पका, एक पूरा पका, एक सॉफ्ट हुआ, एक फर्म है और एक हरा है, इस प्रकार के यदि फल मिक्स है तो आने वाला ग्राहक उसको खरीदता नहीं है। और इसीलिए यदि कस्टमर अपील बढ़ानी है तो हमें यूनिफॉर्म राइपनिंग की जरूरत है और यूनिफॉर्म राइपनिंग यदि करना है तो इसके लिए हमें इथिलीन को यूज करना जरूरी है। इथिलीन मैंने जैसे आपको बताया ये वर्ल्ड वाइड परमिटेड है, तो हमारे बहुत सारे नागरिकों को, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को इस बात का पता नहीं है और इसीलिए ये एक न्यूज आपके पास हमने रखी है। 2010 की ये न्यूज है। 2010 की न्यूज आप देखेंगे तो इसमें दिल्ली में एक न्यूज आई थी, फलों के साथ केमिकल लोचा किया तो खैर नहीं, इस प्रकार का आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में निकाला था और उसमें
ये दूसरी बात न्यूज आप देख रहे जो जलगांव की है कि जिसमें इथिलीन से केला पकाना ये शास्त्रोक्त है। ये उस समय लिखना पड़ा, समझाना पड़ा, साइंटिफिक आर्टिकल सब जगह भेजने पड़े, क्योंकि बहुत सारी जगह, इवन देश में बहुत सारी जगह ये इथिलीन क्या है, ये साइंटिफिक राइपनिंग है, परमिटेड है या नॉन परमिटेड है, इस बात का पता बहुत सारे नागरिकों को, बहुत सारे लोगों को नहीं था। इथिलीन ये क्या करता है, इथिलीन किस प्रकार से फल को पकाता है। इथिलीन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इथिलीन इज एक्टिंग एज ए ट्रिगरर, इथिलीन इज एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट, इसीलिए इसको कैटालिटिक जनरेटर कहा गया है। इथिलीन इज एक्टिंग एज ए की ऑफ द बाइक, इथिलीन इज एक्टिंग एज ए की ऑफ द कार, जैसे कि राइपनिंग प्रोसेस को इथिलीन शुरू कर देता है। एक सब सारे फल राइपनिंग चेंबर में रखे हैं, आपने इथिलीन का गैसिंग कर दिया, 24 आवर राइपनिंग चेंबर को क्लोज कर दिया, अंदर 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन कर दी, फल के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। मान के चलिए कि आम है तो 15 डिग्री 18 डिग्री का टेम्परेचर आपने रख दिया, केला है तो 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर आपने रखा, अनार है तो 25 डिग्री का टेम्परेचर आपने रखा, संतरा है 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रखा। यदि हमने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया तो 24 आवर में इथिलीन सारे फलों की पकने की प्रक्रिया एक्टिवेट करता है। हर फल के अंदर जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, हर फ्रूट के अंदर इथिलीन होता है, उसको ट्रिगर करने का जरूरत होता है, ऊपर से दूसरा इथिलीन का सपोर्ट देने की जरूरत होती है। जब इथिलीन ट्रिगरिंग हो जाता है, जब राइपनिंग ट्रिगरिंग हो जाती है तो 24 घंटे के बाद में इथिलीन को उस चेंबर से, उस राइपनिंग रूम से बाहर ढकेल दिया जाता है, उसको निकाला जाता है, एग्जॉस्ट किया जाता है, क्योंकि अभी इथिलीन का कोई रोल राइपनिंग के प्रक्रिया में नहीं रहा है, उसने राइपनिंग शुरू कर दी है। और इसीलिए इथिलीन ये जो घटक है ये फलों में नहीं रहता है, मतलब इसका कोई हार्म नहीं है, ये तो नेचुरल है, फल के अंदर जरूर रहता है, नेचुरल वे से रहता है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं है, या तो ये कोई पॉइजनस नहीं है या कोई हजार्डस नहीं है। और इसीलिए बहुत बार ऐसा समझ होता है, पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि ये तो केला केमिकल से पकाया है, ये तो केला कुदरती है। जब हम आगे आपको बताएंगे कि ये देखिए ये दूसरा कूलिंग राइपनिंग का सिस्टम है, ये इवेपोरेटिव कूलिंग राइपनिंग सिस्टम है। हमारे यहाँ जैन इरिगेशन में 2 लाख टन आम के ऊपर प्रक्रिया होती है। जैन इरिगेशन आम की प्रक्रिया करने वाला विश्व की नंबर 1 की कंपनी है, विश्व की नंबर 1 की कंपनी है, जहां 2 लाख टन आम की प्रक्रिया हर साल होती है। प्रतिदिन 1400 से 1500 टन आम पकाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए ये आप देख रहे अलग अलग राइपनिंग के चेंबर्स, अलग अलग टेक्निक हमने डेवलप किए। ये आप देख रहे हैं, ये इवेपोरेटिव कूलिंग राइपनिंग सिस्टम है, जिसमें ग्रीन हाउस जैसा फैन पैड लगाया है, उससे उसको ह्यूमिडिटी को निर्माण किया जाता, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता और आम अपने आप नेचुरली पकने लगता। ये दूसरा आप देखेंगे, ये राइपनिंग चेंबर है, बड़े बड़े राइपनिंग चेंबर है, ये इवेपोरेटिव कूलिंग के अंदर का फोटो है, और उसी हिसाब से बहुत बड़े बड़े राइपनिंग चेंबर हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। तीसरा आप देखेंगे तो ये अनार जैसा फल है, इसको हमें राइपनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा पेड़ के ऊपर पकता है, और इसीलिए अनार को ना कलर डेवलपमेंट के लिए राइपनिंग की जरूरत है, ना शुगर डेवलपमेंट के लिए राइपनिंग की जरूरत है, ये कुदरती पकता है। इसका मतलब ये नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, ये आपको समझना है। ये आप देखिए ये किस प्रकार के हरे केले हैं, अभी ये बनाना पैक होके इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, ये बनाना पैक होके दिल्ली में जा रहा है, जम्मू में जा रहा है, कश्मीर में जा रहा है। कितना बढ़िया है, स्पॉटलेस है, कोई ब्रूजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इतना अच्छा पैकिंग होके ये बाहर जा रहा है। और फिर
इसको हमें जहां मार्केट में पहुंचेगा वहां इसको पकाना है। और ये आप देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हो, आपके समझ में आएगा कि ये बनाना की डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस है। अभी मुझे ये बताइए, आप सभी नागरिक जानते हैं, सभी भाईजन जानते हैं कि बहुत बार व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आता है। क्या मैसेज होता है? उस मैसेज में आपको इस प्रकार के फल दिखाए जाते हैं, और ये लास्ट वाला जो फल आप देख रहे हैं, केला आप देख रहे हैं, 8वें स्टेज का 8वें दिन का केला आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर छींटे पड़ा है, चित्तेदार केला है। हमने आपको लिखा है कि क्या चित्तेदार केला मतलब क्या होता है। चित्तेदार केला का मतलब यह है कि ये अभी राइपनिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और रॉटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसीलिए चित्तेदार बनाना जो होता है ये बहुत ही मीठा होता है। चित्तेदार बनाना में पूरे स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उसका कन्वर्शन हो चुका है। मिठास सबसे ज्यादा उस स्टेज में आ चुकी है, लेकिन दूसरे दिन से ये सड़ना शुरू होने वाला है, और इसीलिए पूरे विश्व में इंटरनेशनल मार्केट में ये जो 8वें नंबर की 7वें नंबर के ऊपर की जो स्टेज है वहां तो बनाना को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके बाद में फ्रूट का नुकसान होता है, स्पॉइलेज बढ़ते हैं और केला बाद में फेंकना पड़ता है। लेकिन हम मिसगाइड होते हैं, हम इसको अलग तरीके से लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 5वें दिन का फल है, ये मार्केटेबल फल है, मतलब इसका जो टोक है, इसका जो पिटियोल है, डेट है, ये हरा है, और इसका जो टिप है ये भी हरा है। तो इस दिन ये मार्केट में जाना चाहिए। आपने चेंबर में इसको बहुत ज़्यादा राइप कर दिया तो ट्रांसपोर्ट में केला खराब होगा। छठवां जो दिन आप, छठवां 7वां दिन आप जो देख रहे हैं, ये दिन का जो केला है ये पूरी तरह से गोल्डन येलो बनाना है। अभी हम लोग क्या समझते हैं कि ये केला केमिकल से पकाया है, और जो 8वें ग्रेड का केला आप देख रहे हैं जिसके ऊपर छींटे पड़े हैं, ये केला नेचुरल पकाया है। इस प्रकार के मैसेज हमेशा आपको व्हाट्सएप पे 2 फोटो आते हैं और उसके नीचे ये लिखा होता है, जो कि सरासर गलत है। ये केला एक ही है, इसकी स्टेज अलग है। जो 6वीं स्टेज है वो 7वीं स्टेज है, ये खाने वाली स्टेज है, तो 8वीं स्टेज है, ये भी खाने वाली स्टेज है, लेकिन उसके आगे जितने दिन बढ़ेंगे वो सड़ते जाएगा, खराब होगा। इसीलिए ये जो शास्त्रीय राइपनिंग है, ये जो साइंटिफिक राइपनिंग है, साइंटिफिक राइपनिंग में आपको केले को, आपको आम को बढ़िया कलर, यूनिफॉर्म फ्लेवर, यूनिफॉर्म टेस्ट और मिठास बहुत अच्छी आती है, लेकिन हम उसको गलत समझते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, ये आप देखिए कितना बढ़िया केला है, कैसी स्टेजेस है। और फिर ये जो 5वें और 6वें दिन का बनाना होता है, आप 5वें दिन मार्केट गए, केला खरीद के लाइए, फल उसको स्टोर कर घर पे रखिए, वो अपने आप उसकी मिठास बढ़ेगी। लेकिन हम समझते हैं कि ये तो राइप नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, उसको आप लेके आइए, 2 दिन घर पे रखिए। आज आप 2 केला खाए, कल के 2 केला बहुत अच्छे लगेंगे, परसों के 2 केला और उससे ज्यादा मिठास लगेगी। इस प्रकार से हमें इस चीज को समझ लेना है कि साइंटिफिक राइपनिंग जो होती है ये क्या होती है। अभी यहाँ आप देखिए ये कैसे ब्यूटीफुली शेल्फ के ऊपर रखा गया है। तो मान के चलिए यदि इतने अच्छे केले रखे हैं तो हमारे जो कंज्यूमर है वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे और इस केला को खरीदेंगे। और इसीलिए साइंटिफिक राइपनिंग जो विषय है, इस राइपनिंग को हमें अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। तीसरी बात हम देखेंगे, आम की बात हम देखेंगे। आम का अभी सीजन चल रहा है, सिट्रस हर बार हमारे पास है, और यदि आम की बात हम करते हैं, आज आम सब जगह कोठे में पकाया जा रहा है। सबसे ज्यादा कार्बाइड का यूज आज के तारीख में आज भी आम में हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का फ्रूट है। और इसीलिए यदि इसको हमें कंट्रोल करना है तो एक चीज आपके माइंड सेट को आपको बदलना है, किसान भाइयों को बदलना है,
और ग्राहक को बदलना है। किसान भाइयों को ये बदलना है कि हम आम मैच्योर्ड होने के बाद में ही निकालें, भले ही उसका मार्केट में रेट कितना भी होने दीजिए, क्योंकि यदि कच्चा आम हमने निकाला और उसको हमने इथिलीन से भी पकाया तो भी हम उसको अच्छा कलर और स्वीटनेस नहीं ला सकते। डीग्रीनिंग होगा, भले ही कलर आएगा, लेकिन आप देखते हैं एकदम पीले आम आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन घर पे लाते हैं, उसका आम रस बनाते हैं तो उसको टेस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? दो कारण से होती है। एक तो आम का हार्वेस्टिंग कच्चा किया है और कच्चा हार्वेस्टिंग करने के कारण उसमें शुगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पूरा मैच्योर्ड होने के बाद में नहीं निकाला है, इसलिए स्वीटनेस डेवलप नहीं हुआ है। तीसरी बात आप देखेंगे कि आम एकदम पीला है, एकदम फ्रूट पल्प का कलर भी अच्छा आया है, लेकिन उसमें मिठास नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि आम को पकाने की जो साइकिल है ये 6 से 7 दिन की है, केले को पकाने की साइकिल है ये 4 से 5 दिन की है। तो आम को पकाने के लिए 6 से 7 दिन लगते हैं। तापमान आपको 15-18 डिग्री का रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी आपको रखनी पड़ती है, कार्बन का प्रमाण मेंटेन करना पड़ता है, ऑक्सीजन का प्रमाण कम करना पड़ता है। तो ये सब करते समय यदि हमने चेंबर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोठे का टेम्परेचर बढ़ा दिया और ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा पीपीएम का हमने इथिलीन यूज़ कर दिया और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो आम का कलर तो जल्दी डेवलप होगा लेकिन मिठास डेवलप नहीं होगी। और इसीलिए सभी व्यापारी भाइयों को, सभी आम पकाने वाले को, सभी बेचने वालों को और किसान भाइयों को हम एक विनंती करते हैं कि किसान भाइयों को राइट स्टेज को उसको हार्वेस्ट करना है, प्रॉपर उसका ग्रेडिंग करना है, साइज से उसका ग्रेडिंग करना है, राइपनिंग स्टेज से उसका ग्रेडिंग करना है, कच्चा आम गलती से आया उसको निकाल के रखना है। और इस प्रकार से यदि किसान भाई काम करते हैं तो हम आम की गुणवत्ता को मेंटेन कर सकते हैं। अभी एक बात बहुत अच्छी हुई, आज देश में आम का सीजन चल रहा है, हम आम खरीदने जाते हैं। दो चीजें आपको ध्यान में लेनी है। जब आम खरीदने आप जा रहे हो तो जरूरत नहीं है कि आप पीला आम खरीदे। अभी मार्केट में बहुत अच्छा केसर गुजरात से आ रहा है, बादाम बहुत अच्छा आंध्रा से आ रहा है, लेकिन यदि फल थोड़ा हरा है तो भी आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि वो पूरा मैच्योर्ड है, पूरा मैच्योर्ड है, उसका राइपनिंग ट्रिगर किया गया है। आपने हरे आम खरीद के लाए और घर पे 2 दिन रखे तो तीसरे चौथे दिन अच्छा पल्प आपको मिलेगा, अच्छी मिठास आपको मिलेगी और नेचुरली वो आम घर पे पकेगा। और इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों की दिक्कत होती है, ग्राहक बोलता है हमें पीला ही आम चाहिए, तो उसके कारण उनको उसको जल्दी जल्दी पकाना पड़ता है। तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए कि जब आम पकाने के लिए रखा जाता है और जैसे कि हमने बताया कि टेम्परेचर ज़्यादा रखा है तो उसको कलर आएगा, उसको मिठास नहीं आएगी। और इसीलिए एक बहुत अच्छा काम देश के अंदर लास्ट 10-15 साल में हुआ है कि हमारे देश में जो भी NHM NHB के माध्यम से राइपनिंग चैम्बर को जो बढ़ावा मिला, हर जगह राइपनिंग चैम्बर का नेटवर्क खड़ा रहा। हर शहर में आप जाएंगे, छोटे छोटे गांवों में आप जाएंगे, अंजनगांव सुरजी जैसा गांव आप देखेंगे तो 13 राइपनिंग चैम्बर वहां पे हैं। जलगांव में कई सारे राइपनिंग चैम्बर हैं, दिल्ली में कई सारे राइपनिंग चैम्बर है, पंजाब में कई सारे राइपनिंग चैम्बर है, गुजरात में है, हर जगह भी राइपनिंग चैम्बर लग चुके हैं। हमारे व्यापारी भाई उसी राइपनिंग चैम्बर को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए उसी राइपनिंग चैम्बर का अभी यूज कर रहे हैं और इसके कारण आम को पकाने का अभी साइंटिफिक तरीका बहुत बड़े पैमाने पे अपनाया जा रहा है। दूसरा तरीका क्या अपनाया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि रत्नागिरी से हापुस की पेटी आ रही, उसके अंदर घास भरा है, उसके अंदर आम रखे हैं बराबर, लेकिन कोई कार्बाइड नहीं रखा है, बिना कार्बाइड का पक रहा है। क्यों पक रहा है? क्योंकि मैच्योर्ड आम को निकाला, मैच्योर्ड आम में कुछ नेचुरल इथिलीन जनरेट हो गया, जब उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, जब घास में उसको रखा, पैडी स्ट्रॉ में उसको रखा, जब एक अच्छा मैच्योर्ड आम पकने लग गया
तो दूसरे आम का भी राइपनिंग ट्रिगर हो गया और रत्नागिरी से जलगांव, रत्नागिरी से दिल्ली, राजापुर से दिल्ली पहुंचते पहुंचते, बलसाड़ से जूनागढ़ से दिल्ली पहुंचते पहुंचते, जो कि टाइट कंडीशन में, एयर टाइट कंडीशन में गाड़ियों के अंदर, बक्से के अंदर जब आम जाता है तो अपने आप उसका राइपनिंग ट्रिगर होता है। और इसी के कारण हमारे देश में आज कार्बाइड यूज करने का जो प्रमाण है ये निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। ये आप ध्यान में लीजिए। और तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए कि हमें इन सारी चीजों को समझ लेना है। हरी मौसम्बी है, हरा संतरा है, आप जरूर खरीदिए, डीग्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। जब पल्प उसका अच्छा है, मिठास उसकी अच्छी है, तो संतरा और मौसम्बी पीली होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। जरूर है पपीता के लिए। आज हमारे यहाँ यदि हम देखेंगे तो पपीता भी नेचुरल राइप होता है, पपीता में भी अपने आप इथिलीन जनरेट होता है और नेचुरली राइप होना शुरू होता है। लेकिन पपीता में भी आप देखेंगे बहुत बार पपीता राइट स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं किया जाता, इसलिए आपने पपीता खरीदा तो वो मीठा निकलेगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसीलिए उसके लिए भी इसके आगे आम के लिए, संतरे के लिए, मौसम्बी के लिए, सबके लिए हमने तो राइपनिंग चेंबर को अडॉप्ट कर लिया, शास्त्रीय राइपनिंग मेथड को अडॉप्ट कर दिया। लेकिन अभी भी पपीता जैसा फल ये राइपनिंग चेंबर में नहीं पकाया जा रहा। उसको भी यदि हम राइपनिंग चेंबर में पकाते हैं तो पपीता का फ्लेवर, पपीता की टेस्ट, पपीता की मिठास बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। और इसीलिए ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिस विषय के बारे में हमारे देश में बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे रूमर फैलते रहते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान में लीजिए कि डेफिनेटली कार्बाइड ये हार्मफुल है। डेफिनेटली कार्बाइड फूड एंड ड्रग अडल्ट्रेशन एक्ट 1955 धारा 44AA के तहत ये बैन है, ये बात पक्की है। लेकिन इथिलीन ये जो घटक है, इथिलीन ये जो लिक्विड है, ये राइपनिंग के लिए, ये राइपनिंग एजेंट, बहुत बढ़िया राइपनिंग एजेंट पूरे विश्व में माना गया और उसी से आज फलों का राइपनिंग हो रहा है। लेकिन जब हमारे रिश्तेदार, जब हमारे लड़के, दामाद, लड़की, कोई भी भाई बहन, कोई भी फॉरेन से हिंदुस्तान आते हैं, भारत में आते हैं, तो यहाँ आने के बाद में पीले केले को हम नाम रखते हैं, पीले केले को हम केमिकल से पका कहते हैं। और यही केला जब इंटरनेशनल मार्केट में खरीदते हैं तो एक केले के लिए $1 देते हैं। ग्रोसरी शॉप में गए तो 1 केजी के लिए $3 देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस शास्त्र को आप समझिए। इसी कारण हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर हम तो बहुत केयरफुली आम खाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते सर हम तो केला खाना ही बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भाई? जब केला पकाने के लिए, आम पकाने के लिए जब साइंटिफिक तरीका उपलब्ध है तो उस तरीके को समझ लीजिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि पिलाई आम खरीदना चाहिए और जरूरी नहीं है कि पिलाई संतरा मौसम्बी खरीदना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। मैच्योर्ड यदि है, उसको ट्रिगर किया गया है और ट्रिगरिंग के बाद में 5वें 6वें दिन वो पकने वाला है, लेकिन मार्केट में 4थे दिन आया है, तो आप उसको खरीद सकते और अपनी सेहत को अच्छी तरह से रख सकते। क्योंकि साइंटिफिक राइपनिंग एजेंट का कोई भी साइड इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत जगह इसके ऊपर अभ्यास हुआ। सारे शास्त्रीय कमेटी ने, मेडिकल साइंस ने, हॉर्टिकल्चर साइंस ने विश्व में इस विषय को प्रमोट किया है। हमारे देश में लास्ट 10-15 साल में बहुत अच्छा काम फलों के राइपनिंग चेंबर में, फलों की राइपनिंग साइंटिफिक राइपनिंग के अंदर हुआ है। इसका फायदा किसानों को हो रहा है, इसका फायदा नागरिकों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस हेल्दी फ्रूट मिल रहे और हमारे हेल्थ को हम अच्छी तरह से संभालने के लिए फलों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कंपैरेटिवली हम देखेंगे बाहर के देशों में जिस प्रकार से फलों का सेवन होता है, हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे। लास्ट के वेबिनार में हमने आपको बताया था कि एक यूरोप जैसा देश 1 साल में 13 लीटर संतरे का एक आदमी जूस पीता है,
तो हमारे देश में 200 ml एक आदमी संतरे का जूस पीता है। जापान और यूएस जैसा, यूरोप जैसे देश एक साल में 30 से 35 किलो केला खाते हैं, तो हमारे देश में एक नागरिक सिर्फ 12 से 13 किलो केला खाते हैं। हमारा फलों का कंजम्पशन कम है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, हमें एनर्जेटिक रखने के लिए और लॉन्ग लाइफ रखने के लिए फलों का सेवन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और इसीलिए इस शास्त्रीय विषय को आप समझ लीजिए और शास्त्रीय तरीके से पकाए हुए फलों का सेवन कीजिए। अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, घर पे रहिए और कोरोना से मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।